हेलो फ्रेंड्स, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 23 की। और जैसे कि हमने ओजोन के बारे में रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से ये ओजोन ऑक्सीकारक का काम करता है। बातें समझ में क्या करता है भाई? ऑक्सीकारक का काम करता है, किसी को भी क्या करता है भाई, किसी को भी ऑक्सीकृत कर देता है और खुद को अपचयित कर देता है। वही ऑक्सीकारक का काम है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो हमने भाई देखा था वो लास्ट वाला पिछले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ था कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो किस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड को वो ऑक्सीकृत करता है। बातें समझ में क्या करता है भाई? ऑक्सीकृत करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का आपने देखा था सल्फर निकल चुका था। क्या निकल चुका था भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड में देखा था आपने, यह हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसको O3 से आपने रिएक्शन कराया था। क्या निकला था भाई? जल निकला हुआ था। और क्या निकला हुआ था? सल्फर निकला हुआ था और O2 निकला हुआ था। अब एक बात समझना, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीकरण ही हुआ है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का निकल जाना, दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीकरण कहते हैं इसका, यानी कि ऑक्सीकृत होना कहते हैं ना भाई, ऑक्सीकृत होना कहते हैं। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या है भाई? ये ऑक्सीकृत हुआ है, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। ठीक है, बातें समझ में इसके रूप में। ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक है, बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई। हर जगह ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ चीज़ को। ठीक है, बात को बार बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना भाई, भूल मत जाना इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, बात समझ भाई? चलो भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं, बात करते हैं भाई। ये चीज़ें थी भाई, देखो क्या था ये था हाइड्रोजन का क्या हुआ भाई? ऑक्सीकरण हुआ इसका, ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर ऑक्सीकारक का, यानी अपचयन हुआ, तो O3 क्या हुआ? ऑक्सीकारक का काम करेगा। बातें समझ में? इस तरीके से बात करते हैं भाई, इस तरीके से बात करते हैं। अब हम बात देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं लेड सल्फाइड का। क्या करते हैं? लेड सल्फाइड का कैसे ऑक्सीकरण होता है लेड सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देख लेना भाई, लिख लेना जो आपने नोट्स बनाया हुआ था, जहाँ पे आपने नोट्स बनाया हुआ था, जहाँ पे छूटा हुआ था नोट्स आपका, वहाँ से शुरू कर देना। क्या करना? वहाँ से शुरू कर देना। बातें समझ में आई? देखो भाई, अब देखना भाई, लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप, लेड सल्फाइड के साथ, लेड सल्फाइड के साथ। तो लिखोगे लेड सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके लेड सल्फेट का निर्माण करता है। ओजोन के बारे में ही बात हो रही है, पहले मैं बता दूं, ओजोन के बारे में ही बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ओजोन के बारे में ही बात हो रही है। बातें समझ में? क्या करना भाई? ओजोन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ओजोन का ऑक्सीकारक गुण देख रहे हैं, और भी किसके साथ? लेड सल्फाइड के साथ। बातें समझ में? जहाँ पे हमने खत्म किया होता है उसी को स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं भाई? स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई? इसे लेड सल्फाइड का निर्माण करता है या ऑक्सीकृत कर देता है, बात एक ही है। ठीक है, बातें समझ में? क्या करना भाई? लेड सल्फाइड है, इसे क्या करोगे? O3 दोगे, ये क्या करेगा? इसे लेड सल्फेट में चेंज कर देगा। क्या करेगा भाई? लेड सल्फेट में चेंज कर देगा। बातें समझ में? इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। क्या करने वाले? इस तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, देख लेना भाई। क्या करना? नेक्स्ट देख लेना नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NO। बातें समझ में? के साथ आप लोग ना फॉर्मूले को लिखा करो भाई, कमेंट बॉक्स सुनो, अच्छे से यूज किया करो। क्या करो भाई? कमेंट बॉक्स में चैटिंग ना खेल के आप लोग क्या किया करो भाई? आप लोग अच्छे से यूज किया करो। जो चीज़ें बोली जा रही है, जिस केमिकल का नाम बोला जा रहा है, फटाक से क्या करो? उसका आप सूत्र लिख दिया करो। क्या करो? सूत्र लिख दिया करो। बातें समझ में? जो चीज़ें आ रही है आपको ना, मेरे बोलने से पहले बोल रहा हूँ, तभी आप क्या करो? उसे लिख डालो। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से ना एक इंटरेक्टिव क्या होता है भाई? इंट्रैक्शन होता है हमारे और आपके बीच में। आपके पढ़ने का भी इच्छा होती है, हमारा पढ़ाने की भी इच्छा बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, बातें समझ में? जब आप रिस्पॉन्स करते हो ना, तो मज़े आते हैं पढ़ाने में। बातें समझ में?
बातें समझ में आप रिस्पॉन्स करोगे ना, अच्छे मजे आएंगे। तो भाई आप मजे के साथ पढ़ो भाई, मजे के साथ पढ़ो, बिल्कुल एकदम इंजॉय के साथ, ठीक है। तो भाई नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब भी कोई चीज़ बोली जाए फटाक से कमेंट बॉक्स में भर दिया करो भाई, चैटिंग वैटिंग खेला करो बाद में, ठीक है। वो आराम से अपना सेशन बना के खेल लेना आप लोग, ठीक है। तो क्या करना भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अभी क्या देखना, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अभी क्या करेगा, तो ये भाई क्या करता है, सबसे पहले इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फर्दर तुरंत क्या करता है, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो लिख लेना भाई, ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है और तुरंत ओजोन या फिर तुरंत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है भाई, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो क्या करना भाई, क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको क्या कराओगे, O3 से रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हर जगह बनने वाली, इसका कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। बातें समझ में, ये बातें ध्यान रखना। क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, फर्दर तुरंत रिएक्शन करता है किसी से, ओजोन से। ओजोन ढेर सारी मात्रा में होती है। अभी एक चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, बातें समझ में आई। क्या करना भाई, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना लेगा, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, O2 बना देगा। बातें समझ में आई। यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो NO प्लस में O3 डायरेक्ट क्या करेगा भाई, क्या करेगा, N2O5 प्लस में O2 बना के छोड़ देगा। बातें समझ में, इस तरीके से इसका प्रॉपर एकदम क्या कहते हैं, मतलब कि एक ओवरऑल रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो, क्योंकि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। क्या होती है, 2 स्टेप में 2 पदों में रिएक्शन अभिक्रिया होती है, और ये पहला पद ये होता है, फिर इसके बाद ये, उसके बाद चेंज होता है, तुरंत फर्दर चेंज हो जाता है। बातें समझ में, क्या होता है, फर्दर चेंज हो जाता है। अब एक बात को ध्यान से रखना भाई, क्या रखना, ध्यान से रखना। आप जैसे आप पोल्यूशन करते हो, क्या करते हो भाई, पोल्यूशन करते हो, तो आप जानते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारी मात्रा में गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी बहुत सारी गैसें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जब ऐसे जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, जो जिसके साइलेंसर ख़राब हो जाते हैं, धुएँ बहुत ज़्यादा देती है, जो पोल्यूटेड होती हैं, क्या होती है, पोल्यूटेड होती हैं, जो हम कभी कोई चीज़ को जलाते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से ढेर सारी गैसें निकलती हैं, उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलती है। तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी तो एक बात समझना भाई, वो ओजोन से सीधे रिएक्शन करते हैं वो, क्योंकि भाई क्या है, ये सभी गैस है, और गैस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाएंगी तो 20 किलोमीटर ऊपर पहुंचेंगी, जैसे ओजोन के पास पहुंची, ओजोन से क्या करने शुरू कर देंगे, रिएक्शन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे भाई, ओजोन से रिएक्शन करेंगी, और ओजोन से रिएक्शन करके वहाँ की जो ओजोन परत है उसको वो बदल लेंगी ऑक्सीजन में। क्या करेंगी, ऑक्सीजन में बदलेंगी, और क्या होगा भाई, उसके ऑक्साइड बना लेंगे। क्या करेंगे, खुद के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड गया तो वो खुद का ऑक्साइड बनाएगा, कोई दूसरा ऑक्साइड बनेगा, या कुछ को खुद के अंदर ऑक्सीकृत कर लेगा, खुद को ऑक्सीकृत करेगा, और ओजोन को क्या करेगा भाई, अपचयित कर देगा। क्या करेगा, ओजोन को अपचयित कर देगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के रूप में क्या करेगा, ऑक्सीजन के रूप में बदलेगा, और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करके मजे लेगा। ठीक है, आते समझ में। अब जो हमें चाहिए था वहां पे ओजोन, वहां पे हमें क्या चाहिए था, ओजोन, लेकिन वहां पे मिला क्या, वो बदल गया ऑक्सीजन में। तो वहां पे क्या होगा, फिर से वही दिक्कत होने वाली है भाई, कि आपके पैराबैग्निक किरणें आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, उतना ज़्यादा ये चांसेस होने, रिएक्शन होने की तैयारी, मतलब कि संभावना हो रहती है। ठीक है, तो ये कोशिश करो भाई कि कम से कम क्या करो, कम से कम आप लोग क्या करो, पोल्यूशन करो। क्या करो भाई, आप पढ़े लिखो। यही है ना कि पढ़े लिखे इंसान में और अनपढ़ इंसानों में ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन एक मैं सर्वे बता दूं आपको, जो ताज़ा सर्वे आया हुआ अभी करंट रिसेंटली आया हुआ है, एक सर्वे आया हुआ कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
वो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। बातें समझ में, क्या करना भाई, वो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। ये बातें अभी हाल में आई हुई है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है वो क्या करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे हो भाई तो ऐसा काम ना करो, क्या करो भाई, ऐसा काम ना करो, ठीक है। बातें समझ में। और एक और आया हुआ है, एक और मतलब कि सर्वे है कि दुनिया का जो युवा पीढ़ी है, क्या है, युवा पीढ़ी, जैसे कि आप भी अभी युवा पीढ़ी में मतलब एक फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में हो, क्या हो, प्राइमरी स्टेज में हो युवा पीढ़ी के, ठीक है। युवा पीढ़ी के प्राइमरी स्टेज में हो, या फिर वो आप युवा पीढ़ी बन रहे हो, क्या कर रहे हो, युवा पीढ़ी बन रहे हो। जो वहाँ के युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया का, वो 60% कितने, 60% लोग चाहते हैं कि हम लोग ये जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ रहें भाई, उसके खिलाफ कम से कम पोल्यूशन फैलाएं, इसके लिए जागरूक है, क्या है, जागरूक है। फिर भी पढ़े लिखे व्यक्ति जो है ना वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। बातें समझ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भाई, बिल्कुल। ये पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी करते हैं और युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है भाई, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होती है, तो वो क्या करते हैं, 60% इसके खिलाफ है कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। बातें समझ, इंटरेस्टिंग बात है फिर भी। लेकिन आप क्या करो भाई, आप भी कोशिश करो कि कम से कम क्या करो, क्या करो। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कर भाई, सामाजिक स्तर पे रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी हमें। लेकिन कोशिश करो कि जितना हम मिनिमाइज कर सकें इस चीज़ को, जितना हम इसको मिनिमाइज कर सके उतना कम से कम मिनिमाइज करें, उतना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करें, ठीक है। बातों को समझ में, ज़्यादा से ज़्यादा हम पोल्यूशन को कम करें, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से काम करेंगे भाई। इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको ह्यूमन मतलब एक तरीके से आपको आपके पोल्यूशन से लेके सारी चीज़ों के बारे में मैं इस टॉपिक में बात करूंगा। इस टॉपिक पे सारी चीज़ों में मैं लगातार मैं बात करता रहूँगा। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे रिएक्शन आएंगे मैं सारे इसी रिएक्शन पे ऐसे ऐसे ज्ञान देता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा, ठीक है। बातें समझ में, क्या करना, ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं बताता रहूँगा, ठीक है। बात समझ गए। तो भाई कोशिश करना आप लोग कि ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसका इस्तेमाल करो, इम्प्लीमेशन करो, कहीं पर जाके अपने लाइफ में करो, नहीं तो पढ़े लिखने होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में। जब पढ़ लिखे रहो तो भाई इम्प्लीमेशन करोगे ना, बड़ी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कोशिश करना आप लोग भाई, क्या करना, कोशिश करना कि इनको कम से कम पोल्यूशन करें, क्या करें, कम से कम पोल्यूशन करें। देख रहे हो ना, बार बार ये रिएक्शन कर जा रहा, ओजोन फटाफट रिएक्शन कर रही है सबसे, और ओजोन से रिएक्शन करके ये लोग क्या करते हैं भाई, ऐसा काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ऐसा नहीं है भाई कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, आपकी चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज से जानते ही हो, जैसे एसी है आपका, सीएफसी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, फ्रिज उससे क्या करती है भाई, सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरो मीथेन गैस निकलती है। बातें समझ में। वो गैस क्या करती है, ओजोन से रिएक्शन करती है और फटाक से उसको क्षय करती है, ओजोन की परत को हटा देती है, वहाँ से ऑक्सीजन में बदल देती है। तो एक ऐसा तो बात नहीं कि हम फ्रिज या फिर ये क्या कहते हैं एसी इस्तेमाल ना करें, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करो जितने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं है तो ना करो भाई, बिल्कुल। ये कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह ज़रूरत है तो करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना करो देख के, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। फालतू का ना काम करो, बस यही काम है, क्योंकि फालतू का काम करोगे, तुम भी फालतू कर रहे हो, वो भी फालतू करे तो डबल फालतू हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में। इस तरीके फालतू का काम ना करो। क्या करना भाई, जो काम की चीज़ है उसी को करो, क्या करना भाई, जो काम ज़रूरत है उसी पे करो, नहीं तो छोड़ो, उसको हटाओ। बातें समझ में। क्या करना भाई, बातें समझ में, इस तरीके से बात करनी है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब लिख लेते हैं भाई, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। क्या करना भाई, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट लिखना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ गए। क्या करना भाई, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। बात समझ गए। लिखोगे ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन का निर्माण करती है। क्या करती है भाई, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या करती है, हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का निर्माण करती है। जैसे लिख लो भाई, क्या करना, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये क्या हुआ, ओजोन हो गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ अभी क्या कराएंगे, क्या बनेगा भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में I2 प्लस में O2 तो बनने वाला, ये पक्की बात है। O2 हमेशा बनने वाला, ये पक्की बात है, निकलने वाला है। बातें समझ में। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करने वाले इनके, ठीक है। यदि हम बात करें आगे की बात करें,
यदि नेक्स्ट की बात करूं तो मैं यदि मैं इसके फेरस लवण के साथ मैं बात करूंगा, फेरस लवण के साथ अब बात करूं तो ये क्या करता है, फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करना भाई, ऑक्सीकृत करना है। फेरस है +2 में, फेरिक में करेगा तो +3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, +3 में, यानी ऑक्सीकरण हो गया। बातें समझ, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। ठीक है, बातें समझ में। अब कोई कहते फेरिक को करो, क्या कोई कहते फेरिक को कर दो, कहते नहीं हो सकता भाई, फेरिक के आगे कुछ है ही नहीं। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है, ऑक्सीकृत करने का मतलब है ये +3 से आगे बढ़ेगा, +4 में हो सकता है, +5 में हो सकता है, +6 में हो सकता है। तो आप जानते हो फेरिक जो ये आयरन होता है वो +2 और +3 में ही होता है, यानी कि +2 वाले को +3 में बदलोगे तो उसे ऑक्सीकृत करना कहेंगे, और जब +3 वाले को +2 में बदलोगे तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन या अपचयित होना बोलेंगे। तो आप जानते हो ऑक्सीकृत ही करेगा ना, ये ऑक्सीकृत ही करता है ना दूसरे को। तो बातें समझ में आई, तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में समझ गए तो इसका काम कर गए, काम कर गए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा अपचायक गुण कैसे काम करता है। सब नॉर्मली देखो, ये ओजोन जो होता है वो नॉर्मली ऑक्सीक कारक की तरह ही कार्य करता है, परंतु क्या करता है, वो पेरोक्साइड के साथ मिलता है तो उसे क्या करता है, वो अपचयित कर देता है। क्या करता है, अपचयित कर देता है। तो वहां पर वो अपचायक का काम करता है। बातें समझ में, बातें समझ में। वो पेरोक्साइड के साथ मिलके ही अपचायक का काम करेगा, नहीं तो अन्यथा किसी के साथ भी लगा दो वो ऑक्सीक कारक का ही काम करने वाला है। ये बातें पक्की बात है, क्या है, पक्की बात है। तो ये ट्रिक है भाई, इनके ट्रिक है। ना दिमाग में आए तो भी लिख सकते हो, ना दिमाग में आए कुछ याद नहीं तो भी लिख सकते हो। क्या करना भाई, लिखोगे फेरस लवण के साथ, फेरस लवण के साथ अब क्या कराओगे भाई, फेरस लवण को क्या करता है, ये फेरस के लवण को क्या करता है, ये फेरिक के लवण में परिवर्तित कर देता है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, ओजोन फेरस के लवण को क्या करता है, फेरस के लवण को फेरिक के लवण में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सी कर देता है। बातें समझ में, देखना भाई, कोई भी फेरस का लवण ले लो, फेरस का लवण लेने का मतलब Fe+2 में होगा तो उसे फेरस बोलेंगे, तो इसके साथ SO4 लगा दो। क्या लगा दो, SO4 लगा दो। ये फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट। इसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे, क्या सॉरी ओजोन की अभिक्रिया कराओगे, तो फेरिक में बदलने के लिए जानते हो आपको क्या देना पड़ेगा, इसके साथ एक SO4 और देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर H2SO4 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में ही काम करता है ये। ठीक है, बात ही समझ में। क्या करना, इसके साथ उपस्थिति में काम कराओगे तो ये काम क्या करेगा भाई, Fe2SO4 का होल थ्राइज हो गया +3 में। ये +3 में हो गया ना भाई। बातें समझ में, नहीं समझ में आ रहा है +3 कैसे हो गया, देख लेना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना। क्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना। ठीक है, बातें समझ में। इसका जानते हो, इसका मान लो x कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 प्लस में SO4 का कितना होता है भाई, -2 कक्षा 11 में पढ़े हो। -2 कितनी बार है, SO4 3 बार है। कितनी बार, 3 बार, बराबर 0। कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 हो गया। ठीक है, 2x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बातें समझ में। इस तरीके से इसका +3 हो गया। यहाँ पे +2 था, देखो यहाँ पे +2 था और यहाँ पे क्या हुआ, +3 हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। +3 बात हो गया, तो यानी कि फेरस था जो था वो फेरिक में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ भाई, फेरिक में परिवर्तित हो गया। बातें समझ में, क्या हुआ, फेरिक में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। आप जानते हो भाई, ओजोन तो साथ में ऑक्सीजन तो निकलेगा, ये तो बात पक्की बात है, ये तो भाई पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन जानते हो, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा, जल निकलेगा। क्या बनने वाला है, जल बनने वाला। ये तो सीधी सी सिंपल सी बात है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। इनका क्या हुआ भाई, ये बदल जाते इसमें। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, समझिए आप लोग। ठीक है, बात समझ गए। इस तरीके से ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो। ठीक है, चलो भाई, अब आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे भाई, हम लोग देखेंगे
चलो भाई बात करते हैं अब अपचायक गुण का, देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? अपचायक गुण का देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपचायक गुण की तरह काम करते हैं। दूसरा तीसरा लिख लेना भाई। इनका क्या था? पहला आपने अपघटन दिखा था, दूसरा आपने देखा हुआ था आक्सीकारक का गुण। आक्सीकारक में ये सारी चीजें चल रही थी। क्या किस में चल रही थी? आक्सीकारक के गुण में ही ये सारी चीजें चल रही थी। आक्सीकारक के रूप में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यदि पूछते कि आपसे क्या पूछेगा, ओजोन को रासायनिक गुण लिखिए, तो क्या करना भाई? आपको पूरा नहीं लिखना है, मैं इतना जो बता रहा हूँ वो पूरा लिखना ही नहीं है आपको। क्या करना भाई? 4 नंबर में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? रासायनिक गुण में क्या लिखोगे? पहला अपघटन लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे? आक्सीकरण लिखोगे। क्या सॉरी आक्सीकारक गुण लिखोगे। आक्सीकारक गुण में क्या लिखोगे? 4-5 इसका दिखा देना। क्या करना? 4-5 इसका दिखा देना, बात खत्म हो गई। 4-5 मैंने ढेर सारे लिखवाए हैं, लेकिन आपको 4-5 दिखा दोगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, सिरे से बातें खत्म हो गई। अब क्या करना है आगे? क्या बात करनी भाई? उसके बाद अपचायक गुण दिखा देना। क्या दिखा देना? अपचायक गुण दिखा देना। फिर वो सारी चीज़ें कंपल्सरली हो जाएगी। फिर इसका मतलब फिर हो जाएगा, सारी चीज़ें डन हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना? एक और दिखाना चाहते हो, विरंजीकरण दिखा देना। क्या किस तरीके से वो कलर उड़ाता है, और जो आपका ये ओजोन होता है वो लोगों का मतलब कपड़ों का या किसी भी पदार्थ का कलर उड़ाता है, विरंजीकरण कराता है। ठीक है, उसका भाई दिखा सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। उसका तो सबसे आसान है, उसका आराम से दिखा सकते हो। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनका बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम तीसरा लिखते हैं भाई। क्या लिखेंगे भाई? अपचायक गुण। क्या है ये? अपचायक गुण की तरह ही काम कर सकता है। कब कर सकता है वो देखना है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो हेडिंग डाल लेना भाई, ओजोन का अपचायक गुण। ओजोन का अपचायक गुण। ठीक है, उसमें पहला देखना भाई। क्या देखना है? ये अपचाय का काम कर सकता है, ये अपचाय का काम कर सकता है। कब करेगा ये देखना है। तो पहला लिखना भाई, सोडियम पेरोक्साइड के साथ। क्या करना है? सोडियम पेरोक्साइड के साथ। तो सोडियम पेरोक्साइड का जरा फार्मूला लिख लेना भाई। आप लोग क्या करो? सोडियम पेरोक्साइड का फार्मूला लिख लेना, फटाक से लिखा करो, फटाफट लिखा करो। क्या होना? सोडियम पेरोक्साइड के साथ। मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, मैं आगे लिखूंगा इसका, तब तक आप लिख लोगे। सोडियम पेरोक्साइड के साथ तो लिखोगे क्या होता है भाई? ये ओजोन सोडियम पेरोक्साइड को क्या करता है? अपचयित कर देता है। क्या करता है? अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है। अब बात समझ में आई, बातें समझ जाना। हाँ, बार बार वहां पर ओजोन ऑक्सीकृत करता था लोगों को। क्या करता था? ओजोन वहां पे बार बार लोगों को ऑक्सीकृत करता था। क्या करता था भाई? ऑक्सीकृत करता था। ठीक है, ऑक्सीकृत करता था, बार बार आपको यहाँ पर लोगों को ऑक्सीकृत करता था। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपच्छेद कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपचायक का काम करेगा। बातें समझ में? अपचायक का काम मत करने का मतलब समझते हो? O3 क्या होगा? खुद को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा, दूसरों को, यानी कि क्या करेगा करने वाला भाई? जो O3 होगा जब अपचाय का काम करेगा तो दूसरे को अपचयन कराएगा, दूसरे का अपचयन कराएगा। क्या कराएगा? अपचयन कराएगा। यदि ये क्या करेगा? ऑक्सीकारक का काम करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीकारक का काम करेगा तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा। कब? दूसरे को। ये क्या करेगा? दूसरे को करेगा काम। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर अपचयित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? O3 क्या है आपका? अपचायक है। क्या है? अपचायक है। बातें समझ में आई? चलो भाई आगे बात करते हैं। जैसे रिएक्शन में दिखा दूं आपको, क्या करना भाई? सोडियम पेरोक्साइड लिख लो। क्या लिखो? सोडियम पेरोक्साइड लिख लो। ठीक है, ये किस में कराता है? इसका किसके रूप में कराएगा? सोडियम ऑक्साइड के रूप में कराएगा। किसके रूप में? सोडियम ऑक्साइड के रूप में कराएगा। ठीक है, बातें समझ में? क्या हुआ? सोडियम ऑक्साइड के रूप में करा देता है और O2 निकाल देता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। इस तरीके से देखो, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया कि सॉरी अपचयन हुआ कि नहीं? इसका बिल्कुल हुआ है, इसका बिल्कुल अपचयन हुआ। किसके रूप में हुआ है? सोडियम ऑक्साइड के रूप में। देखो सोडियम, 2 सोडियम के पास कितने थे? 2 ऑक्सीजन थे। यहाँ पर 2 सोडियम के पास 1 ऑक्सीजन हो गया। कम हुआ कि नहीं भाई? ऑक्सीजन कम हुआ तो आप जानते हो, और ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अपचयन कहलाता है। यानी कि पेरोक्साइड का अपचयन हुआ है। तो अपचयन हुआ है तो किसके वजह से हुआ है भाई? ये
O3 की वजह से हुआ है, O3 की वजह से हुआ है तो हम कहेंगे O3 क्या है, यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? अपचायक का काम कर रहा है। बातें समझ में आई? अब आगे हम बात करेंगे जितने भी पेरोक्साइड होंगे, जितने भी पेरोक्साइड होंगे उनकी बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो भाई बात हो गई दूसरी पहले ही बात हो गई। हम बात करते हैं जितने भी पेरोक्साइड है, जैसे मैं बोल दूं, दूसरा मैं पूछूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 के साथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है भाई? H2O2 के साथ। बातें समझ में क्या था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो लिखोगे भाई क्या करता है? ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में अपचयित कर देता है। किस में करता है भाई? जल में। जल की ऑक्साइड वही बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड वही बनने वाला है। क्या बनना भाई? ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेगा। तो जानते हो हाइड्रोजन का ऑक्साइड वही होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड वही होता है, जल होता है। ठीक है, बातें समझ में आई? बात समझ गए? O3 है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनाएगा और O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं भाई? सॉरी, अपचयन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने हो गए? एक हो गए, तो यहाँ कम हो गया। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे इनका, इस तरीके से बात करेंगे। एक और लिख लो भाई, तीसरा कम से कम याद रहेगा आपको। ठीक है, जितने भी पेरोक्साइड हैं। ठीक है, तो बेरियम ऑक्साइड लिख लेना भाई, बेरियम पेरोक्साइड लिख लेना। क्या लिखना? बेरियम पेरोक्साइड के साथ BaO2, इसे कहते हैं बेरियम पेरोक्साइड। क्या करना भाई? बेरियम पेरोक्साइड कहते हैं। बातें समझ में? के साथ। ठीक है, तो लिखोगे बेरियम पेरोक्साइड का ओजोन क्या करना भाई? बेरियम पेरोक्साइड के साथ बेरियम पेरोक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। क्या करता है भाई? कर देता है। बात समझ गए? कर देता है। अब बात करते हैं भाई, लिख लेना, रिएक्शन लिख लेना। BaO2 प्लस में O3 क्या करेगा भाई? इसको बेरियम ऑक्साइड में बदलेगा, प्लस में O2 निकाल देगा। बात समझ में? क्या करेगा भाई? O2 निकाल के छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ में? इस तरीके से बात करेंगे भाई कि क्या करना भाई? बेरियम जो पेरोक्साइड है उसे क्या करेगा? ओजोन से रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा? बेरियम ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बना के छोड़ेगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बना के छोड़ेगा। इस तरीके से बात करने वाले हैं इसके अपचायक गुण की तरह। ठीक है, इसके अपचायक गुण की बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई, इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, हम चलते हैं, बात करेंगे किसका? इसके विरंजीकरण का। क्या करेंगे? विरंजीकरण का मतलब ये कैसे कलर उड़ाता है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कलर उड़ाता है उसके अंदर, कैसे होती है कलर उड़ाने की प्रक्रिया, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे भाई? विरंजक गुण। क्या डालोगे? विरंजक गुण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगा विरंजक गुण। देखो भाई, रंजक का मतलब था रंगाई करना, विरंजक का मतलब रंग को उड़ाना। क्या करना? रंग को उड़ाना, कलर को उड़ाना, उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो विरंजक गुण की बात करते हैं। तो क्या लिखोगे भाई? ओजोन जो होता है वो क्या करता है भाई? विरंजक का काम करता है। ओजोन का विरंजक गुण उसके ऑक्सीकारक गुण पर निर्भर करता है। बातें समझ में? यदि वो ऑक्सीकृत हो जाता है तो वही बात करता है। ठीक है, तो लिखोगे ओजोन का विरंजक गुण उसके ऑक्सीकृत या ऑक्सीकारक, ऐसे लिखो, ऑक्सीकारक गुण पर निर्भर करता है।
क्या करता है भाई, निर्भर करता है। बातें समझ में क्या करना है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो लिखोगे ओजोन O3 ओजोन क्या करता है भाई, ऑक्सीकृत होकर या अपचयित होकर, ओजोन अपचयित होकर क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है भाई, रंगहीन कर देता है। बात समझ में, क्या करता है, रंगहीन कर देता है। उसी बात को लिख लेना। क्या करना भाई, पहले आप जानते हो O3 है, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में, यानी इसका अपचय गुण देखेंगे तो क्या होता है, अपचयन हो जाता है, O2 मिले प्लस में क्या हो जाता है, ये क्या होता है भाई, नवजात ऑक्सीजन हो जाता है। क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन में, इसे जानते हो नवजात ऑक्सीजन, मैंने पहले ही बताया था, इसके बारे में पहले ही मैंने बताया था। ठीक है, बातें समझ में। ये कहता है नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो रंगीन पदार्थ को, जो रंगीन पदार्थ है अपना, ठीक है, मेरे पास कोई रंगीन पदार्थ होगा, ये क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है भाई, रंगीन पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और क्या करता है, उसको रंगहीन कर देता है। क्या रखता है भाई, रंगहीन कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। इसी को बोलते हैं विरंजीकरण। क्या कहते हैं, विरंजीकरण कहते हैं। बात समझ में, इसके अंदर इसी तरीके से रिएक्शन होती है। क्या करते हैं भाई, इसी के अंदर इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये काम करता है ऐसे। ठीक है, बातें समझ में, बातें समझ में आ गई आपको। क्या करना भाई, पहले O3 आएगा, किसी के ऊपर पड़ेगा, उसका कलर को क्या करेगा, रंगीन पदार्थ होगा, वो ऑक्सीकरण करेगा खुद के अंदर, पहले क्या करेगा भाई, वो अपचयन कराएगा, तभी तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो पहले खुद के अंदर क्या करेगा, अपचयन कराएगा, नवजात ऑक्सीजन बनाएगा, ये नवजात ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ से, निकल के आएगा, रंगीन पदार्थ के ऊपर पड़ेगा और रंगीन पदार्थ क्या करेगा भाई, कलर को उड़ा देगा। क्या करेगा भाई, कलर को उड़ा देगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। बात समझ में, इसे कहते हैं विरंजीकरण गुण। क्या करना, विरंजीकरण गुण दिखाना या फिर विरंजीकरण क्रिया कहते हैं। बातें समझ में, ये बातें समझ में इस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे इसके उपयोग का। किसका बात करेंगे, उपयोग का बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर हम इसकी बात करेंगे संरचना की। किसकी बात करेंगे भाई, संरचना की बात करेंगे। फिर हम चलते हैं सल्फर के ऊपर। ठीक है, बातें समझ में आई। तो भाई बात करते हैं, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग की। किसकी बात करते हैं भाई, उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना भाई आप, ओजोन के उपयोग। क्या करना भाई, ओजोन के उपयोग। ओजोन के उपयोग में पहला लिखना, ओजोन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें समझ में आती है। ये क्या कर सकते हैं भाई, जल के जीवाणु रोधक के रूप में क्या कर सकते हैं, जल के, तो लिखना पहला, जल के जीवाणु रोधक के रूप में। यानी क्या है कि जल का जो जीवाणु, जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसके रोधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई, रोधक के रूप में, यानी जीवाणु को रोकने के लिए, जीवाणु ना पैदा हो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में। अब बात करते हैं भाई, तो इससे क्या करेंगे, दूसरी बात लिख लेंगे वही पीछे वाली काम, विरंजीकरण में। किसमें, विरंजीकरण में। दूसरा लिख लेना भाई, विरंजीकरण में, तो पीछे लिखे वही बात। ठीक है, तो लिखेंगे विरंजी
विरंजीकरण में, विरंजीकरण का मतलब क्या है, रंगीन पदार्थों का कलर उड़ाना, क्या करना, रंगीन पदार्थों का कलर उड़ाना, उसके रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी की बात करूँ तो ये क्या कर सकता है भाई, KMnO4 से कृत्रिम रेसे और कृत्रिम कपूर बनाने में। ठीक है, बातें समझ में आई। क्या करना भाई, तीसरी की मैं बात करूँ, जो रेसे होते हैं, जो KMnO4 से रेसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेसे, उनके निर्माण में। ठीक है, तो लिखोगे KMnO4 से कृत्रिम रेसे व कृत्रिम कपूर बनाने में। ठीक है, कपूर जो बनाया जाता है या रेसे बनाया जाता है, KMnO4 को मिला के उसमें ओजोन भी इस्तेमाल की जा सकती है। क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। बातें समझ में। तीसरे की मैं बात करूं, चौथे की मैं बात करूं, तो इसे क्या कर सकते हैं भाई, इसका जो होता है ये दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, तो लिखोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध को ज्ञात करने में। इसके सहायता से जो भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, बातें समझ में, ये हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन का ये डबल बॉन्ड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो आपका डबल बॉन्ड या द्विबंध होते हैं, उनकी स्थिति ज्ञात करने में। क्या करना है, स्थिति ज्ञात करने में कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है, बातें समझ में। उनकी स्थिति ज्ञात करने में, द्विबंध को ज्ञात करने में, क्या वो कहाँ पे स्थित है। हमें तो पता नहीं भाई, हाइड्रोकार्बन बड़ी लंबी सी चेन है, हमें पता नहीं कहाँ पे हाइड्रोकार्बन का द्विबंध है, कहाँ पे हाइड्रोकार्बन का द्विबंध है, तो उसी को पता करने के लिए कहाँ पर ये मौजूद है। हम तो लिखने को तो लिख देते फटाफट ना, लेकिन आपको वो दे दिया जाए तो पता करना पड़ता है वो कहाँ पे स्थित है, किस कार्बन से जुड़ा, किस कार्बन से नहीं जुड़ा। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर है, तभी तो बताओगे भाई कैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बातें समझ में आई। तो इसका स्थिति ज्ञात करने में कि डबल बॉन्ड कहाँ पे स्थित है, उसकी स्थिति बताता है क्या, ओजोन के सहारे हम ज्ञात कर सकते हैं। बातें समझ में। उसका एक प्रोसीजर होता है, करना पड़ता है, वो वहाँ से हमें पता चल जाता है। ठीक है, बात समझ गए भाई, बातें समझ गए। अब बात कर लेते हैं इनकी संरचना। किसकी बात करते हैं भाई, संरचना की बात करते हैं कि संरचना कैसी होती है। लास्ट टॉपिक इसकी संरचना। ठीक है, बातें समझ में आई। चलो भाई, अब इसको हम रफ करते हैं, अब बात करते हैं संरचना की। ठीक है, तो हेडिंग डालेना संरचना। ठीक है, संरचना में लिखना भाई, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे ओजोन त्रिपरमाणुक अणु है जिसमें तीनों परमाणु, जिसमें मध्य का ऑक्सीजन sp2 संकरित होता है, sp2 संकरण होता है। क्या होता है भाई, sp2 संकरित होता है तथा इसकी आकृति तथा इसका आकार कितना त्रिकोणीय होता है। क्या होता है भाई, त्रिकोणीय होता है। क्या होता है, त्रिकोणीय होता है। बातें समझ, क्या होता है भाई, त्रिकोणीय होता है। यदि मैं इसके बंध की बात करूं, बंध कोण की बात करूं, तो इसके अंदर जो बंध कोण होता है ऑक्सीजन के बीच में, क्या होता है भाई, 116.8 डिग्री होता है। कितना होता है, 116.8 डिग्री होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं बात करूं बंध कोण, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध कोण 116
16.8 डिग्री तथा बंद लंबाई 1.28 एंगस्ट्रॉम होता है। हो गया। इसकी दो अनुनादी संरचना होती है। ठीक है, दो अनुनादी संरचना होती है। देख लेना कैसे भाई। ये ऑक्सीजन है, कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है भाई? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, बातें समझ में? कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। इसी चीज़ को, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो उपसहसंयोजी बंध, क्या है? उपसहसंयोजी बंध है। इसको हम उपसहसंयोजी बंध को उपसहसंयोजी बंध के अंदर आप जानते हो 50% क्या होता है? आयनिक होता है, 50% आपका सहसंयोजी बंध होता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही आपका अनुनादी संरचना बनाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्या हुआ? ये आयनिक हो गया, ये क्या हुआ? सहसंयोजी बंध हो गया। बातें समझे? इस तरीके से 50-50% होता है। तो मैं क्या करूँ, ये डबल बॉन्ड, यदि ये जो सिंगल ये माइनस चार्ज है, इसके ऊपर आ जाए तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है किसके ऊपर चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अनुनाद बनाने की यही संरचना होती है। क्या होती है? अनुनाद बनाने की यही संरचना होती है। अनुनाद को इस तरीके से दिखाते क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसमें बदल सकता है, इसका स्ट्रक्चर इसमें जा सकता है। बातें समझ में? तो क्या हो जाएगा भाई? ये जो होगा, यदि मैं ऐसे बना दूँ, यदि ये चीज़ ऐसे और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये प्लस चार्ज यहीं पे रहेगा और ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बातें समझ में? तो स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं भाई? स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं? और इसको मैं यहाँ से फिर से ये डबल बॉन्ड इसके ये माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाए तो ये वाला इसके ऊपर चला जाए तो ये वाली संरचना आ गई। तो यानी ये दोनों एक दूसरे में क्या है? कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल, यानी एक दूसरे में बदलने वाली संरचना है। क्या है? एक दूसरे में बदलने वाली संरचना है। बातें समझ में? इस तरीके से तो मैं कह सकता हूँ ये जो संरचना है ये कुछ इस तरीके से, ये जो संरचना है कुछ इस तरीके से भी है। मैं तो यदि हाइब्रिड संरचना बनाऊं, क्या बनाऊं? संकरित संरचना बनाऊं, हाइब्रिड संरचना बनाऊं, तो क्या बनेगी? इनकी दोनों को मिला के, यानी ये वाले बंद बार बार टूटते रहेंगे। ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें दोनों में बार बार बदलता रहेगा। तो मैं बना सकता हूं इसको, क्या बना सकता हूं भाई? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। बातें समझ, इस तरीके से मैं बिल्कुल बना सकता हूं। बातें समझ गया भाई? बातें समझ गया आप लोग? क्या करना भाई? इस तरीके से मैं बिल्कुल बना सकता हूं कि नहीं भाई? बिल्कुल बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है बार बार, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। तो यानी हम ये इतनी तेज अनुनाद की संरचना इतनी तेज होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि ये किस में है, ये एक्चुअल में है कहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इसके पास है या फिर इसके पास है। आप खोजोगे डबल बॉन्ड को तो पता ही नहीं चलेगा कि इस कार्बन ऑक्सीजन के पास है कि इस ऑक्सीजन के पास है कि इस ऑक्सीजन के पास है। बातें समझ में? डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के पास है कि इस वाले ऑक्सीजन के पास, आप खोज ही नहीं पाओगे। यानी कि संरचना कुछ इस तरीके से घूमती हुई नजर आएगी। क्या होगी? बार बार बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बार बार यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जा घूम रही। इलेक्ट्रॉन जो घनत्व इलेक्ट्रॉन है जो, वो यहाँ से यहाँ के बीच में बार बार घूम रही है। बार बार घूम रही है कि नहीं भाई? ये एक बार यहाँ पे जा रही है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे, दोनों बार बार ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ बार बार ये घूम रही है, तो मैं इसी को डॉटेड लाइन से, यानी कि ये किसी के ऊपर एग्जैक्ट नहीं है। क्या है? एग्जैक्ट नहीं है। वही चीज़ मैंने बनाया, वही चीज़ मैंने क्या हुआ? उसी चीज़ को बनाया हुआ। एग्जैक्ट किसी के पास नहीं, दोनों के पास क्या कर रहा है? बार बार लगातार घूमता जा रहा है। तो इसी को बोलेंगे अनुनादी संरचना। क्या बोलेंगे? अनुनादी संरचना। ये फर्स्ट वाली अनुनादी संरचना है, ये क्या है? सेकेंड है। ठीक है, और इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे? संकरित अनुनाद। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे। ठीक है, इसे फर्स्ट अनुनाद बोलेंगे, अनुनादी संरचना, इसे सेकेंड अनुनादी संरचना, और ये हाइब्रिड दोनों का मिला के। हाइब्रिड का मतलब जितनी भी संरचना है सभी को मिला के, सभी को क्या है भाई, वो मिला के ऐसी संरचना बनाएगी। ठीक है, बातें समझ में, क्या है, सभी को मिला के संरचना बनाई गई है, ये चीज़ हो गई। बातें समझ में, इस तरीके से संरचना की बात करेंगे। यदि मैं कोड की बात करूँ तो इसमें जो कोड होता है वो कितना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना होता है भाई, कितना होता है 100, क्या है ये वाला जो ये है sp2 संकरित है, इसके कोड जो है 116 दशमलव, क्या भाई 116.8 डिग्री, और इनके कोण की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, इनके कोण की जो लंबाई है इनके 1.28 एंगस्ट्राम है। बातें समझ में, बंद लंबाई जो है 1.28 एंगस्ट्राम है। बातें समझ गए, बातें समझ गए हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई भाई, ये चीज़ें हो गई, बार बार बात नहीं करेंगे, बार बार बात नहीं करेंगे। ये आपका ओजोन पूरी तरीके से ख़त्म है। ओजोन आपका क्या भाई, पूरी तरीके से ख़त्म है। ठीक है, बात करते हैं भाई, ओजोन आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हम अब आगे बात करने वाले हैं किसके बारे ऊपर बात करने वाले हैं, सल्फर के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, सल्फर के ऊपर की। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, शुरू करने वाले हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर बात करने वाले हैं, अब आपके सल्फर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम सल्फर के ऊपर बात करेंगे कि सल्फर के कितने, पहले तो हम बात करेंगे सल्फर के अपर रूप की। ठीक है, जैसे 7 अपर रूप होते हैं, कितने होते हैं, 7 अपर रूप होते हैं। पहले रोम्बिक होते हैं, मोनोक्लिनिक होते हैं, इसके अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब बहुत सारे अल्फ़ा होते हैं। रोम्बिक को अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है, और आपका मोनोक्लिनिक को बीटा कहते हैं। फिर इसके बाद गामा होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर कोलाइडी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो अलग अलग तरीके से हैं, वो अलग अलग तरीके से कैसे बनाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम सल्फर को ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम सल्फर को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सल्फर की यौगिक, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सल्फर डाई ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सल्फर डाई SO2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। बातें समझ में, 2-3 लेक्चर और लगेंगे भाई इसको ख़त्म करने में, इस चैप्टर को। मतलब ये समझ जाओ, आप लोग को लग रहा है भाई ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये चैप्टर में ना पूरा आपका क्या है, फिजिकल है, क्या है, सॉरी इनऑर्गेनिक, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक इसी में समाई हुई आपकी। ठीक है, बात समझ में, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक आपका इसी के अंदर है। ठीक है, पूरा इनऑर्गेनिक खत्म, इसके बाद ऑर्गेनिक खत्म आ जाती शुरू। ठीक है, बात समझ में। देखो पी ब्लॉक में आपका क्या है, कितने चैप्टर हैं, पी ब्लॉक में ही 3-4 कई चैप्टर हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ, क्या हो भाई, वर्ग 15 है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिर 16 है, फिर आपको पढ़ना है 17 और 18 को एक साथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 17 और 18 को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं, इसलिए ये लंबा हो रहा है। क्या हो रहा है, इसीलिए लंबा हो रहा है। ये तो मैंने पूरी तरीके से ख़त्म किया हुआ, इसके बाद ये ख़त्म, मतलब ये लगभग ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें ये यहाँ से होती। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक का कुछ और पार्ट बचेगा, जैसे उपसहसंयोजी बंध। क्या बचेगा, उपसहसंयोजी बंध, यानी ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बचेगा। अब उसके साथ एक और बचेगा, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के साथ तत्व, इसका मतलब कि एफ ब्लॉक में वही लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बचेंगे। क्या बचेंगे, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बचेंगे, वही चीज़ है। वो छोटा छोटा टॉपिक है, वो छोटे छोटे चैप्टर, उसमें कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ा चैप्टर यही था आपका, सबसे बड़ा इस पूरे के इनऑर्गेनिक में किसमें, इनऑर्गेनिक का मतलब समझे, अकार्बनिक। क्या, अकार्बनिक में सबसे बड़ा चैप्टर यही पी ब्लॉक का है। क्या है, पी ब्लॉक का। उपसहसंयोजी बंध भी बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत तरीके से समझना पड़ता है इसको, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक बार समझ गए, सारी चीज़ें आ गई, आपको इंट्रेंस एग्जाम में भी काम आती है इसकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में, ये सबसे बड़ा चैप्टर था, ये खत्म हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर, इसका टेंशन मत लेना, ये छोटी टॉपिक है, इस पर छोटी है, ये खत्म हो जाएगा। सबसे लंबा ये था, दोनों यही दोनों लंबे थे। ठीक है, आज समझ में। अब हम बात करेंगे भाई, इसके बाद इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर लेंथेनाइड एक्टिनाइड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बातें समझ में, फिर आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस, पूरा आपका खत्म हो जाएगा भाई, पहले ही खत्म हो जाएगा, इसका टेंशन मत लेना। ऑर्गेनिक चल रही है,
ऑर्गेनिक चल रही है, एल्कोहल फिनॉल चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही। यहाँ पर आपका फिजिकल पूरी तरीके से ख़त्म ही है। फिजिकल का पार्ट पूरा 1 से लेके क्या है 1 से 6 तक, 1 से 6 तक पूरा पूरा खत्म है, आपका पूरा खत्म हो चुका। आपका बचा हुआ क्या, यही पी ब्लॉक का बचा हुआ, इनऑर्गेनिक बचा हुआ, ऑर्गेनिक चल ही रहा है, बस 2 ही चैप्टर बचे, 2 ही टॉपिक बचे में, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बातें समझ में, कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, आपके सिलेबस में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसका टेंशन मत लेना। किसी को लग रहा होगा कि भाई हम लोग ख़त्म नहीं करा पाएंगे, तो ये कभी सोचना मत। हम लोग का जो है ना वो प्रैक्टिस सेशन भी चलेंगे अच्छे से, ठीक है। बातें समझ में, प्रैक्टिस सेशन भी चल जाएंगे भाई आपके लिए। इतने ज़्यादा हमारे पास टाइम है, मैं जानता हूँ भाई हमारे पास टाइम है, हम ख़त्म कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बात समझ में आई। बस आप डेडिकेटेड रहना, साथ में हमारे बने रहना। क्या करना, साथ में बने रहना और लोगों को जोड़ देना भाई, और लोगों को भी जोड़ना साथ में। क्यों, क्योंकि आप जो फ़ायदा ले रहे हो वो सभी लोग फ़ायदा लें, ठीक है। बातें समझ में, क्या करना है, आप जो फ़ायदे ले रहे हो वो सभी फ़ायदे ले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, दूसरों को जोड़ो अपने साथ में। क्या करना भाई, दूसरों को जोड़ो अपने साथ में। बातें समझ में आई, ठीक है। बात समझ में। अब बात करते हैं भाई सल्फ़र की, बात करते हैं। सल्फ़र लिख लेना भाई, हमें पढ़ना है सल्फ़र, यानी कि बात करेंगे, ठीक है। सल्फर की बात करते हैं भाई, सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में आप समझते हो, क्या समझते हो भाई, सल्फर में आप सारी चीजें समझते हो, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें समझते हो। क्या समझना भाई, पहले हमें पढ़ना है इसके अपर रूप के, पहले अकरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है, उपलब्धियां कहाँ पे मिलती है। तो वायुमंडल में पाई जाती है 0.03 से 0.1% के बीच में पाई जाती है, वायुमंडल में जो होती है। अब बाकी सभी के संयुक्त रूप में पाई जाती है, जैसे सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, सल्फेट के रूप में पाई जाती है। सल्फेट के रूप में कैसे पाई जाती है भाई, जिप्सम के रूप में पाई जाती हैं, एप्सम के रूप में पाई जाती हैं। बातें समझ में, इस तरीके से पाई जाती है। यदि बात करें हम सल्फाइड के रूप में, तो सल्फाइड के रूप में आप जानते हो इसको क्या होता है, जिंक ब्लेंड के रूप में क्या होता है भाई, और आपका PbS के रूप में, ठीक है, इनके रूप में पाई जाती है। और बात करें कॉपर पैराइड के रूप में, ठीक है, बातें समझिए, कॉपर पैराइड के रूप में भी पाई जाती है, CuFeS2 के रूप में कॉपर पैराइड का फॉर्मूला होता है, उसके रूप में भी पाई जाती हैं, ठीक है। जिंक ब्लेंड के रूप में पाई जाती है, ZnS के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, जैसे आपका ज्वालामुखी क्या करता है भाई, ज्वालामुखी निकलती है, ज्वालामुखी निकलती है, उसके अंदर सल्फाइड गैस निकलती है। क्या करती है, सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। बातें समझ में, उसके रूप में भी पाई जाती हैं। और आपका प्याज में भी सल्फर होता है, लहसुन में भी सल्फर होता है। बातें समझें, इस तरीके से तमाम औषधियों की यानी छोटे छोटे जो हमारे घरेलू चीज़ें होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई पहला सल्फर के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में यही सारी चीज़ें लिख लेनी। क्या करनी भाई, यही सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। तो कहोगे, लिखोगे भाई क्या करता है सल्फर, तो इसके बारे में लिखोगे क्या, थोड़े से परिचय के बारे में लिखोगे। सल्फर मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या करते हैं भाई, पाई जाती है। बातें समझ में, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही, क्या कर रही है भाई, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बातें समझ में, क्या करना भाई, आपको पढ़ना है, हैंडराइटिंग लेके मेरी नहीं चल रहा है, ठीक है। बातें समझ में, हैंडराइटिंग के ऊपर मेरे क्या करो, कंसंट्रेट ना करो, मेरे बस कंसंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है। बस समझ में आई, जो चीज़ें समझ में नहीं वो बता दिया करो, बस ये मुझे हैंडराइटिंग में चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो हैंडराइटिंग का कोई इशू नहीं भाई, ठीक है। वास्तव में सल्फर मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है, ठीक है। सल्फर जो होता है मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कैसे पाई जाती है भाई, मुक्त अवस्था में वायुमंडल में, वायुमंडल में सल्फर, वायुमंडल में सल्फर क्या होता है भाई, 0.03% से 0.1% तक पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है भाई, तक पाया जाता है, इतना 0.03% से
क्या होता है भाई 0.1% तक पाया जाता है। संयुक्त रूप में निम्न प्रकार से पाई जाती है। तो लिखोगे, आगे लिखोगे संयुक्त रूप में निम्न रूप से पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाएंगी भाई? सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी। तो लिखोगे कैसे? सल्फाइड, पहला लिखोगे सल्फाइड रूप में, या सल्फेट के रूप में लिख सकते हो, सल्फेट के रूप में। कैसे पाया जाएगा सल्फेट के रूप में भाई? देखो क्या लिखोगे, जिप्सम के रूप में। फॉर्मूला तो जानते हो क्या होता है भाई? फॉर्मूला तो जानते ही हो क्या? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? 2H2O। इसके रूप में पाई जाती है। एप्सम के रूप में पाई जाती है। एप्सम जानते हो, फॉर्मूला तो जानते हो, MgSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है? 7H2O। बात समझ में क्या हुआ? 7H2O हो गया। जिप्सम के रूप में, एप्सम के रूप में भी पाई जाती है, इस तरीके से आदि। बातें समझ क्या हुआ? आदि। यदि दूसरी बात करें सल्फाइड, क्या बात करें भाई? यदि हम बात करें सल्फाइड के रूप में, दूसरा सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में कैसे पाए जाएंगे भाई? सल्फाइड के रूप में जो होती है वो होती है आपकी कापर पायराइट, गैलेना हो गया, जिंक ब्लेंड, इन सब के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं गैलेना, आप जानते हो PbS होता है। क्या होता है? PbS, लेड सल्फाइड होता है। ठीक है, इसी का नाम एक और है, ये एस का नाम है गैलेना। ठीक है, जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। क्या होता है? ZnS, इसके रूप में पाई जाती हैं। और पाई जाती है भाई कापर पायराइट। क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये होता है कापर पायराइट, इसके रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा जो लिखोगे वो लिखोगे आप किसके रूप में भाई? ये और भी रूप में पाई जाती हैं। कैसे? जैसे बात कर सकते हैं ज्वालामुखी, सल्फर जो होती है, सल्फाइड के रूप में ही बात करते हैं। क्या होता है? सल्फर ये क्या करते हैं भाई? ज्वालामुखी में, और लिखोगे ज्वालामुखी में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड H2S के रूप में, तथा अंडे प्रोटीन में भी पाई जाती है भाई। प्रोटीन हो गया, अंडा हो गया, और क्या? लहसुन, प्याज आदि के रूप में पाई जाती हैं। क्या हो भाई? आदि के रूप में पाई जाती है। लहसुन, प्याज, प्रोटीन, अंडा, इन सब के रूप में बातें समझ में। सरसों हो गया, बाल हो गया, ऊन में जो हमारे बाल होते हैं उसमें भी सल्फर होते हैं, ऊन हो गया उसमें भी सल्फर होते हैं। ठीक है, तो ये बात करेंगे इनके रूप में पाई जाती हैं, ये सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में क्या होता है भाई? सल्फर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके अपर रूप। ये तो थोड़ी सी सामान्य सी बात हो गई भाई इनके बारे में, थोड़े से कि ये कहाँ पाए जाते हैं, अकरेंस कहाँ होते हैं, इनकी बात करेंगे। पूछेगा कि उपलब्धता कहाँ पे, सल्फर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो यही सारी चीज़ें लिखोगे, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता दी गई है। ठीक है, बातें समझ में डिस्कस करके बता दी गई है। हम आगे बात करेंगे भाई, बात करने वाले हैं आपके सल्फर के अपर रूप के बारे में। किसके बारे में? सल्फर के अपर रूप के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना आप लोग। क्या डालोगे भाई? सल्फर का अपर रूप।
चलो भाई बात करते हैं सल्फर के अपर रूप की बात करते हैं। तो अपर रूप मैंने जैसे बताया था निम्न प्रकार के अपर रूप होते हैं। क्या लिखोगे भाई? सल्फर के निम्न प्रकार के अपर रूप होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपर रूप का मतलब क्या होता है, जो अधिक से अधिक रूपों में पाया जाता है। एलोट्रॉप्स, क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, बातें समझ में तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना सल्फर के अपर रूप। अपर रूप, ठीक है, अपर रूप की बात करते हैं तो अपर रूप इनके निम्न प्रकार से होते हैं। तो लिखोगे भाई सल्फर के अपर रूप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सल्फर के अपर रूप निम्नलिखित या निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला की मैं बात करूं तो पहला लिखोगे रोम्बिक, पहला रोम्बिक। रोम्बिक क्या लिखोगे भाई? रोम्बिक सल्फर लिखोगे। क्या लिखोगे? रोम्बिक सल्फर लिखोगे। ठीक है, रोम्बिक अष्टफलकी अथवा अल्फा सल्फर। रोम्बिक अष्टफलकी, अष्टफलकी अथवा अल्फा सल्फर। क्या है? अल्फा सल्फर। इनकी बात करते हैं। ये जो सामान्य आपके होते हैं ना S8, यही वाले होते हैं रोम्बिक। यही क्या होते हैं भाई? आपके रोम्बिक होते हैं। बातें समझ में। इनका जो गलनांक होता है 112 दशमलव क्या होता है भाई? 8 डिग्री होता है। और इसका घनत्व जो होता है वो 2.06 होता है। ठीक है, सामान्य रूप में ही इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य रूप में होता है ये। ठीक है, बातें समझ में आई। तो क्या कर सकते हैं भाई? लिखना इसमें क्या लिखोगे? क्या होता है भाई? तो लिखोगे इसका गलनांक सामान्य सल्फर को क्या कहते हैं भाई? सामान्य सल्फर को रोम्बिक सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सल्फर कहते हैं। यह क्रिस्टलीय रूप होता है। यह क्रिस्टल के रूप में होता है। इसका गलनांक व विशिष्ट घनत्व क्रमशः क्या होता है भाई? 112.8 डिग्री तथा 2.06 होते हैं। कितने होते हैं? 2.06 होते हैं। बातें समझ में। क्या होते हैं भाई? 2.06 होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? क्या करते हैं भाई? सल्फर का ये सामान्य रूप है। ठीक है, ये सामान्य सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में। यदि मैं बात करूं इसको किसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाते हैं, तो बोलेंगे सल्फर के विलयन को क्या करते हैं? इसे तो कैसे बनाया जाता है? तो लिखोगे भाई इसे CH2 के सल्फर विलयन में वाष्पित करके बनाया जाता है। इसे CH2 के सल्फर विलयन में वाष्पित करके बनाया जाता है।
क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है। बातें समझ में। जो ये कार्बन सल्फाइड है, कार्बन सल्फाइड है, इसके रूप में क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसका विलयन लेते हैं, उसी में से उसको वाष्पित करके बनाते हैं। क्या करते हैं, उसी को सल्फर उसी के अंदर वाष्पित करके सामान्य सल्फर को बनाते हैं। बातें समझ में आई। आगे लिखोगे, आगे क्या लिखना भाई, यह CH2 में विलय होता है। क्या होता है भाई, विलय होता है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, विलय होता है। ये क्रिस्टल रूप में होता है, ये तो समझ गए हो, ठीक है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, विलय होता है, ठीक है। तथा क्या होता है, विलय होता है, तथा क्या करते हैं, तथा 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाने पर, ले जाने पर यह क्या करता है, बीटा सल्फर में परिवर्तित होता है। बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है भाई, बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब, यदि अल्फा सल्फर होगा तो उसे क्या करोगे भाई, आप 95 डिग्री सेल्सियस दोगे तो 95 डिग्री सेल्सियस पे दोनों कंडीशन में रहेगा। क्या रहेगा भाई, 90 कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में होगा। ये क्या होगा, बीटा सल्फर में भी परिवर्तित होगा। इसके बाद बीटा सल्फर की बारी आ रही है, ठीक है, उसी के बारे में बताएं। यानी 95 पे ये क्या रहेगा, अल्फा और बीटा दोनों के बीच में रहेगा। क्या रहेगा, बीच में। यदि अल्फा 95 से क्या करोगे, कम कर दोगे, 95 से क्या करोगे, कम कर दोगे, तो ये क्या होगा, अल्फा सल्फर में चला जाएगा। और 95 से ज़्यादा ही टेम्परेचर करोगे तो क्या चला जाएगा भाई, वो बीटा में चला जाएगा। किस में जाएगा, बीटा में चला जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। ये बातें समझ लेना, ये बातें समझ जाना भाई, ये बातें समझ जाना आप लोग, ठीक है। क्या करना भाई, वही बात है। ये रोम्बिक सल्फर कहने का मतलब ये रोम्बिक होता है, S8 के रूप में होता है। क्या होता है, S8 के रूप में होता है। और सामान्य सल्फर तो जानते हो S8 के रूप में होता है। इसका ये क्रिस्टलीय रूप होता है, या क्रिस्टल रूप में होता है। और क्या बोलेंगे, इसका गलनांक और विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और घनत्व कितना, 2.06 होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, एक सल्फर सॉल्यूशन आता है CH2 का, यानी कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का एक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर जैसे आप अपना पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या करते हैं, सल्फर का विलयन लेते हैं, उसमें वाष्पित कराते हैं। वाष्पित करने का मतलब उसके सोख होता है। क्या करता है भाई, वाष्पन कराते हैं, उसमें से इसके विलयन को क्या करते हैं, वाष्पित कराने का मतलब इसका हम जब गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर से सल्फर निकलता है। क्या निकलता है भाई, सल्फर निकल। वाष्पन का मतलब क्या है, क्या करना, द्रव से क्या बनना, भाप में बनना या वाष्प में बनना, ठीक है। वाष्पित करके क्या करते हैं भाई, इसको बनाते, क्या करते हैं, बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, CH2 में फिर से उसी सल्फर जो बना हुआ है इसी के विलयन में डालोगे तो वो विलय हो जाता है। क्या करता है, घुल जाता है, फिर से वो CH2 बना लेता है। क्या करता है, CH2 बना लेता है। बातें समझ में, ये चीज़ें होती हैं इसके साथ। तथा ये क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या करता है भाई, बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है भाई, बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। यदि हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट की बात करें, यदि नेक्स्ट की बात करें तो बात करने वाले हैं आपके साथ हम बीटा सल्फर की। किसकी बात करेंगे, बीटा सल्फर की बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहते हैं। मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक या फिर बीटा सल्फर नाम कहते हैं इसका, ठीक है। मैं दूसरा बात करूँ तो मोनोक्लिनिक, हेडिंग डालना भाई मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक अथवा बीटा सल्फर। दूसरा लिख लेना भाई मोनोक्लिनिक प्रिज्मेटिक अथवा बीटा सल्फर।
क्या है भाई, बीटा सल्फर। ये बीटा सल्फर, तो आप जानते हो ये कहाँ से बनाया जाता है, क्या करते हैं सामान्य सल्फर को 95 के ऊपर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये क्या होता है भाई, बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। बात है समझ में आई? तो लिखोगे क्या, यह क्या करते हैं भाई, ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करते हैं, इसको सल्फर को गलाकर फिर इसको परत बनाने में ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बात ये समझ में आ गई आपको? चलो भाई, पीछे की चीज़ें हो गई हैं, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इनके बीटा सल्फर को बनाने का तरीका। क्या बात करेंगे भाई, बीटा सल्फर को बनाने का तरीका बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ गए भाई? तो चलो भाई बात करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो ये जो बनाया जाता है वो जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड अल्फा सल्फर को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 95.5 से क्या करते हैं ऊपर के ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, अल्फा जो होता है वो बीटा में परिवर्तित हो जाता है। तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, एक डिस्क में एक डिस्क लोगे, ठीक है, एक डिस्क लोगे, उसके अंदर क्या करना है भाई, आपको अल्फा सल्फर लोगे। क्या करोगे, एक डिस्क में अल्फा सल्फर को 95.5% के ऊपर गर्म करके तथा एक ठंडा होने तक, एक परत के रूप में ठंडा होने तक, एक परत के रूप में ठंडा होने तक बनाया जाता है। एक ठंडा होने तक बनाया जाता है। बात समझ में आई? क्या करता है भाई, 95 एक डिस्क के ऊपर रखोगे, एक डिस्क लोगे, क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, सल्फर लोगे, अल्फा सल्फर। कौन सा लोगे, अल्फा सल्फर लोगे। अल्फा सल्फर को क्या करोगे, गर्म करोगे। जैसे ही ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, फिर इसको क्या करते हैं, एक परत के रूप में बनाएंगे। क्या करेंगे, परत के रूप में बनाएंगे और इसको ठंडा करेंगे, तभी वो क्या करेगा, वो बीटा सल्फर में परिवर्तित होगा। क्या होगा, बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाएगा। बातें समझ में? वही बात बोली गई है। बातें समझ में आई? बात समझिए आप, ठीक है। तो आगे बात करते हैं भाई इनकी, क्या यानी कि परत के रूप में तक बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो होता है, लिखोगे यह 95.6 या 5 एक ही बात है। ठीक है, 90.5 डिग्री तक पर यह अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, यह अस्थाई या उससे ऊपर भी, ठीक है, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं भाई, अस्थाई होते हैं। ठीक है, बातें समझ गया ना भाई? इनका अस्थायित्व जो होता है वो यहीं तक होता है। ठीक है, और इससे नीचे ताप पर ये क्या होते हैं भाई, इससे नीचे ताप पर क्या लिखोगे, इससे नीचे ताप पर क्या होते हैं, अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या करते हैं भाई, परिवर्तित हो जाते हैं। बात इस समझ में, क्या करना है भाई, अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः 90.5 या 6 डिग्री सेल्सियस अल्फा व बीटा का, अल्फा सल्फर व बीटा सल्फर का क्या होता है भाई, संक्रमण ताप कहलाता है। संक्रमण ताप कहलाता है। बातें समझ में आई? क्या करना भाई, अब इनके गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं। सॉरी, गलनांक और घनत्व की बात करते हैं। इनका गलनांक व घनत्व क्रमशः क्या होता है भाई, क्रमशः क्या होते हैं, 119.8 होता है। कितना होता है, 119.2 डिग्री सेल्सियस तथा कितना 1.98 होता है। बातें समझ में क्या होता है भाई, 1.98 होता है। ठीक है, इसका गलनांक और घनत्व कितना होता है, 119.2 डिग्री और क्या होता है, और होता है 1.98
होता है इनका घनत्व, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। और यह भी क्या होते हैं, यह भी एक क्रिस्टलीय रूप होते हैं। यह भी क्या होते हैं, अल्फा बीटा सल्फर भी एक क्रिस्टलीय रूप होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्रिस्टलीय रूप होते हैं। बातें समझ में क्या होना, ये भी एक क्रिस्टल के फॉर्म में ही होते हैं, उससे कम नहीं होते, वो क्रिस्टल के फॉर्म में। अल्फा और बीटा ही एक ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। बाकी सभी जितने भी इनके अपर रूप हैं, वो डेल्टा हो, चाहे वो गामा हो, वो चाहे कोलाइडी वाला हो, या फिर कुछ भी हो, अदर्स हो, ठीक है, ई सल्फर हो, ठीक है, दुधिया सल्फर हो, वो सारी प्लास्टिक सल्फर हो, वो सभी के सभी, या एक्स सल्फर हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं भाई, आपके अक्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। बातें समझ में क्या होते हैं भाई, अक्रिस्टलीय होते हैं। ये बातें हो गई, ठीक है, ये बातें हो गई। अभी बचा हुआ 2 तो खत्म होगा, अभी 5 बचा हुआ, इसका 5 बचा हुआ। इसी तरीके से उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर बात करेंगे। बातें समझ में आई, क्या करना, हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर बात करेंगे। तो भाई हम आपको यहीं पे छोड़ के चलते हैं। ये आपके इसके आगे क्या करना भाई, आपको क्या करना है, इसके आगे हम लेके कल नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, और वहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से इनके 5 और बचे हुए किस तरीके से वो होते हैं, उनका गलनांक क्या होता है, उनका क्वथनांक क्या होता है, उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम वहीं पर बात करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो भाई बात करते हैं, यहीं पर छोड़ के देते हैं। पढ़ाई करो भाई अच्छे से, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। देन ओके बाय।